कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अपन ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं। अपन ने क्या डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिपिक्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन या इसका दूसरा नाम क्या था, आर्गेंट प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर यदि अपन ले लें z इज इक्वल टू सपोज a प्लस बी आई, तो सपोज इसको हम पॉइंट P के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। और इमेजिनरी एक्सिस पे है ना, जिस हाइट वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ है ना, इमेजिनरी एक्सिस पे रियल एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिस्टम के ओरिजिन को यदि मैं o बोल देता हूँ, तो इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से OP, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इससे डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये b हो गया। तो ये मॉडुलस का जो कॉन्सेप्ट है इसको है ना नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में अपन और डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो में जिस कॉन्सेप्ट को अपन डिटेल में देखेंगे वो क्या है, ये थीटा। और थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये ARG लिखा मैंने, आर्ग्यूमेंट है ना, और एम्पलीट्यूड ऑफ z है ना, पूरा लिख देता हूँ मैं। इसको बोलते हैं या तो आर्ग्यूमेंट और या फिर एम्पलीट्यूड, किसका, z का। ठीक है, ये थीटा है। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, अब देखते हैं थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो पॉइंट P की लोकेशन सपोज यहाँ हो जाती है, तो पॉइंट P को यदि हम ओरिजिन से जोड़ दें है ना यहाँ पे, तो थीटा इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है पाई। ठीक है, तो थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई। अच्छा, P की लोकेशन सपोज ये हो जाती है, तो इस केस में थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, और ये थीटा की वैल्यू क्या है, ये थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक रहती है, यदि इस कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम क्वाड्रेंट्स में आइडेंटिफाई कर दें, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4, तो क्वाड्रेंट 3 और 4 में थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहती है। ठीक है, और मैक्सिमम थीटा की नेगेटिव वैल्यू क्या है, माइनस पाई से जस्ट ऊपर। माइनस पाई के इक्वल हम क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि माइनस पाई के इक्वल जो है वो तो पाई के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, वो तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बेसिकली है ना, यदि रियल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है पॉइंट है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज हमारा ये है ना, -3 प्लस 0i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो रियल एक्सिस पे ही होगा। तो इस केस में थीटा की वैल्यू जो है पॉजिटिव पाई हो जाएगी है ना, माइनस नेगेटिव पाई को इक्वालिटी के साथ नहीं रखते हैं। जब रियल एक्सिस से नीचे होगा पॉइंट तो फिर नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में यदि पॉइंट लाई करता है, सपोज यहाँ लाई करता है, तो थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। और अगेन इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, और उनका जो आर्ग्यूमेंट होगा उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, उसको निकालते हैं। तो सपोज ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनके आर्ग्यूमेंट्स निकालने हैं अपने को। तो पहले तो प्लॉट करते हैं इन नंबर्स को। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई, इसको मैं P1 बोल देता हूँ। तो ये क्या है, ये 1 है, और इस केस में ये भी क्या है, ये 1 है। तो ये एंगल जो है ना tan 1/1, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ही लिख रहा हूँ है ना, एम्पलीट्यूड भी लिख सकते थे। तो आर्ग्यूमेंट z ये क्या हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आई, तो है ना रियल एक्सिस पे -1, मैग्नीट्यूड में ये 1 ही है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी 1,
तो इस वाले केस में हम करते क्या हैं, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या हो जाता है, π/4 हो जाएगा, है ना, 1/1, ये भी π/4 हो गया। अच्छा, पर हमको कौन सा एंगल निकालना है, हमको ये वाला एंगल निकालना है। हमारा थीटा जो है वो ये वाला एंगल है, आर्ग्यूमेंट जो है वो ये है हमारा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देख करके हम ये तो पता कर ही सकते हैं कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो पहला काम हमने क्या किया, ये वाला एंगल निकाला, है ना, और ये वाला एंगल निकाल करके आर्ग्यूमेंट z जो है वो क्या हो गया, पाई माइनस π/4, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3π/4, ठीक है। तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस √i, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली, है ना, -1 माइनस √i, तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, है ना, ये आपका ये P3 हो गया। तो हम कौन सा एंगल निकालें, ये वाला एंगल निकाल लें, है ना, ये क्या है, ये √3 है और ये 1 है, तो ये वाला एंगल जो है वो क्या आ जाएगा, है ना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये वाला एंगल π/3 हो जाएगा, दिख रहा है। पर आर्ग्यूमेंट जो है वो कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल किस फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। हमको ये निकालना है, और किस फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो थीटा इटसेल्फ जो है वो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट z अपन लिख रहे हैं, थीटा इटसेल्फ, है ना, वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3, और ये हमको नेगेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, माइनस लगा दिया हमने बाहर, तो ये क्या आ गया, -2π/3 आ गया, ठीक है। लास्ट नंबर क्या है, √3 माइनस i, तो √3 यहाँ पे कहीं पे हुआ, है ना, और -i यहाँ पे हो गया, तो ये आपका P4 हो गया। और हमको कौन सा एंगल निकालना है, हमको ये एंगल निकालना है, ठीक। तो ये 1 है और ये √3 है, तो आर्ग्यूमेंट z, है ना, ये थीटा इटसेल्फ जो है ये कितना हो जाएगा, है ना, tan 1/√3, और tan 1/√3 क्या हो गया, π/6, ठीक है। और इसको हमको नेगेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो -π/6, ठीक है। थोड़ी जगह कर लेते हैं। अच्छा, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इन्फिनिट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट जो अपन ने निकाला ना, जैसे जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो पॉइंट P1 के लिए जो अपन ने निकाला, ठीक है, उसका आर्ग्यूमेंट अपने पास में क्या आया था, आर्ग्यूमेंट आया था अपने पास में π/4 आया था, ठीक है। इसी पॉइंट P1 के इन्फिनिट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ये वाला आर्ग्यूमेंट जो हमने निकाला, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, एक ही बात होगी, ठीक है। वो तो ये हो गया। और जनरल आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, इसमें हम यदि 2π ऐड कर दें, है ना, 2π ऐड कर देंगे, तो ये वाला पॉइंट जो है बेसिकली क्या हुआ, एक बार घूम करके वापस यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है, सेम पॉइंट इसी लोकेशन पे आ जाएगा यदि हमने 2π ऐड कर दिया। तो हमने 2π ऐड कर दिया, हमने दोबारा 2π ऐड कर दिया, तो फिर एक सर्कल और लेकर के फिर वापस आ जाएगा। तो हम इसमें कितने भी 2π's के मल्टीपल्स ऐड कर सकते हैं, और वो सब हमको इसी पॉइंट का आर्ग्यूमेंट दे देंगे, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जनरल आर्ग्यूमेंट हम क्या लिखते हैं, π/4, मतलब जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, प्लस 2nπ, ठीक है। सेम होल्ड करता है इन सभी केसेस में। जो अपन ने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो निकाले, हर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में हम 2nπ यदि ऐड कर दें तो वो जनरल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो पॉइंट P2 का जनरल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, 3π/4 प्लस 2nπ। पॉइंट P3 का जनरल आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाला, -2π/3 प्लस 2nπ, ठीक है। और P4 का जनरल आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, -π/6 प्लस 2nπ। तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यदि अपन Z1, Z2, Z3, Z4 बोल देते हैं, और कोई यदि हमसे पूछे कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 4π/3 हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हम केवल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं देखेंगे, भाई प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो -2π/3 है, तो ये 4π/3 तो हो ही नहीं सकता, तो रॉन्ग आंसर, नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। हमको सारे आर्ग्यूमेंट्स चेक करने हैं। तो इस वाले एक्सप्रेशन में n की यदि वैल्यू यदि अपन 1 डाल दें, n = 1, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, -2π/3
प्लस 2 पाई, और ये कितना हो गया 4 पाई/3। तो ये जो Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका एक आर्ग्यूमेंट 4 पाई/3 भी है। ये शुरू हो रहा है -2 पाई/3 से, फिर 4 पाई/3 है ना, और नेक्स्ट वाला क्या होगा, फिर 2 पाई आप ऐड कर दें, फिर 2 पाई ऐड कर दें, तो वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट जो हैं वो पॉइंट Z3 के ही हैं। ठीक है।